डियर स्टूडेंट्स ऑफ बीकॉम सेकंड ईयर हिंदी माध्यम के छात्रों, जैसा कि मैंने आपको कंटिन्यू बताते आ रहा हूं कि वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से आपका जो इनकम टैक्स का इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसको मैं अब धीरे धीरे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए भेजते जा रहा हूँ। दो एग्जामिनेशन जो आपकी होगी वो MCQ ही होगी, लेकिन आपको टर्म समझ में आनी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में आपको थोड़ा सा गौर से देखना होगा। एक मैंने छोटा सा प्रॉब्लम पहले व्हाइट बोर्ड पर लिखा हुआ है और इसी को मैं सॉल्यूशंस करूंगा। तो उसमें जो बीच में जो रूल्स है भी PF का अमाउंट कितना इनकम होता है, PF का इंटरेस्ट कितना इनकम होता है, HRA कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये बातें आपको समझ में आएगी। हर दिन मैं नए प्रॉब्लम में नए टर्म्स दे करके कोशिश करूंगा कि जो MCQ के अंदर में क्वेश्चंस आते हैं वो आपके कवर हो जाए। तो आज के लिए देखिए, उसकी सैलरी दी हुई है, DA दिया हुआ है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू RPF दिया है, बोनस दिया है, कमीशन दिया है, इंटरेस्ट क्रेडिट टू RPF दिया हुआ है, HRA है। अब इन सब का यूज कैसे होता है? तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम में ऊपर हेडिंग होता है कंप्यूटेशन ऑफ, टेक्निकली कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर, जैसे क्या लिखा रमेश, तो रमेश फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21। नाउ प्रॉब्लम इज स्टार्ट फ्रॉम सैलरी। जो प्रॉब्लम दिया है उसी के हिसाब से चलेंगे। सैलरी 25,000 रुपीज पर मंथ है, तो हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे बिकॉज द इनकम विल बी कैलकुलेट फॉर ए होल ईयर। जो इनकम कैलकुलेट होगी वो पूरे साल की होगी। तो 25 × 12, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 36 इज इक्वल टू 3 लाख रुपए। उसके बाद में DA 50% ऑफ सैलरी। 50% ऑफ सैलरी मतलब 3 लाख का आधा, 1,50,000। जब अभी एक दो मुद्दा आएगा तो ख्याल रखना, DA यहां पर क्लीन 50% ऑफ सैलरी लिखा हुआ है, ठीक है। मैं जब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके आऊंगा तो या तो कोशिश करूंगा या आज ही देखता हूं इस वीडियो लेक्चर के एंड में इसमें एक लैंग्वेज चेंज कर देता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि उसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर या कैलकुलेशन पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल ये मान के चलो कि DA 50% ऑफ सैलरी एज इट इज सिंपल लिखा है, सिंपल लिखने का है, कुछ नहीं करने का। सैलरी इज ओके, DA इज ओके। नाउ डायरेक्ट इस पर ना जाती, हमको पहले ये बोनस एंड कमीशन इसको पहले लिख लेना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी। मैंने मेरे अर्लियर वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि सैलरी का मतलब नॉट ओनली द सैलरी बट बोनस कमीशन भी उसमें आता है। तो अभी आएगा बोनस। बोनस इक्वल टू 1 मंथ, इक्वल टू 1 मंथ सैलरी मींस 25,000 उसकी सैलरी है, तो इनटू 1 देयरफॉर 25,000। देन कमीशन, थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, बेसिकली ये है कमीशन ऑन सेल्स। इसका मतलब है मिस्टर रमेश एक कॉटन मिल या कोई कंपनी के अंदर में काम कर रहा है जहां पर सेल होता है, और जो सेल होता है उस पर उसको कमीशन मिल रहा है, क्योंकि सिंपल कमीशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। हालांकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इनकम टैक्स की टर्म यदि सिंपल कमीशन बोलता है तो भी आपको ये प्रिज्यूम करना है, मान के चलना है कि वो कमीशन ऑन सेल्स है। तो कमीशन इक्वल टू 2 मंथ सैलरी, 2 महीने की तनख्वाह के बराबर। तो उसकी सैलरी है 25,000 रुपये महीना, ये हो गया 50,000। जहां तक इतनी आइटम्स का प्रॉब्लम्स है यहां तो कोई अड़चन नहीं जाती है, क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को एज इट इज उठाना है। अब हम आएंगे यहां एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। ये जो रमेश है जिस कंपनी में काम कर रहा है, इस कंपनी में उसकी जो कंपनी, उसका जो ओनर है, उसका जो मालिक है, वो उसके
रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, प्रमाणित भविष्य निधि में उसके सैलरी के 13% जमा कर रहा है, तो ये एक प्रकार की परक्विस्ट है, ये अलाउंस नहीं है, ये भत्ता नहीं है, ये परक्विस्ट है। और परक्विस्ट को हिंदी में बोला जाता है अनुलाभ। अलाउंस इज इक्वल टू भत्ते, परक्विस्ट इज इक्वल टू अनुलाभ। और आपको गाँवरानी भाषा में समझना है तो जो भत्ते मिलते हैं वो नगद रकम के रूप में मिलते हैं, और परक्विस्ट जो मिलती है वो आपको डायरेक्ट मिलती तो नहीं है, अनुलाभ बोलते हैं उसको, सुविधाएं बोलते हैं। वो नगद भी मिल सकती है और बिना नगद के भी मिलती है, राइट। तो यहाँ पर ये जो एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, अब कंपनी कितने भी % कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती है, लेकिन इनकम टैक्स का नियम ये बोलता है कि मालिक की तरफ से रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में किया गया कॉन्ट्रीब्यूशन 12% तक एग्जम्प्टेड है। इसीलिए हम यहाँ लिखते हैं एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ मोर देन 12% ऑफ सैलरी। यानी आपको सीधा सीधा समझना है कि एज पर इनकम टैक्स रूल्स रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में मालिक का कंट्रीब्यूशन असेसी के सैलरी के 12% से ज़्यादा नहीं हो सकता। यदि ज़्यादा है तो टैक्सेबल सैलरी के रूप में, टैक्सेबल इनकम के रूप में उसकी इनकम में जुड़ेगा। यानी कि दूसरे शब्दों में किसी भी व्यक्ति की टोटल इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट करते समय यदि मालिक की तरफ से उसके प्रमाणित भविष्य निधि में उसके मालिक ने अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन किया है तो वो कंट्रीब्यूशन 12% तक माफ। लेकिन 12% के ऊपर यदि कंट्रीब्यूशन होता है तो जितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है वो टैक्सेबल होगा। तो इसीलिए हमने लिखना कैसा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मोर देन 12% ऑफ सैलरी, इतना लिख लेने का। अब गणित पढ़ने का, तो गणित के अंदर में देखिए एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है 13%। कब लिखेंगे, यदि मोर देन 12% है तो 13% 12% से ज्यादा है कि नहीं है, तो सच ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1%, देयरफॉर 1% ऑफ सैलरी। दिस इज द वे टू कैलकुलेट the recognized provident fund contribution to include in the income। यह वह तरीका है जिसके माध्यम से प्रमाणित भविष्य निधि में मालिक के अंशदान की कौन सी रकम उसके इनकम में जुड़ेगी। ये रूल्स है, ये मेरी टेक्निक्स नहीं है, ये इनकम टैक्स का रूल्स। अब निकालेंगे कैसा, तो 1% ऑफ सैलरी। अब यहाँ सैलरी का मतलब क्या, यहाँ सैलरी का मतलब होता है ओनली बेसिक सैलरी। प्रमाणित भविष्य निधि के लिए सैलरी मतलब ओनली बेसिक सैलरी, बाकी कुछ नहीं जुड़ेगा। हाँ, लेकिन यदि ये डीए जो कि सिंपल है, यदि यहां पर लिखा है कंसीडर फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट्स, कंडीशन बेटा लिख करके आती है। मैंने क्या बोला, डीए 50% ऑफ सैलरी, पहले इतना ही था, ओरिजिनल प्रॉब्लम में इतना ही है, जो आपको बता रहा है वो तो यही है, यहां पर भी वैसी ही है। यदि कंडीशन वैसी है तो कुछ नहीं करने का, 1% ऑफ सैलरी। 1% ऑफ सैलरी का मतलब इसकी टोटल सैलरी कितनी है, 3 लाख। यहाँ ऐसा नहीं जाना, नहीं तो 12 करना पड़ेगा, फिर कंफ्यूजन होगी। अब टोटल सैलरी देखो 3 लाख, 3 लाख के 1% मतलब सीधा का सीधा 3000। दिस विल बी द टैक्सेबल अमाउंट ऑफ आरपीएफ। समझ में आया, भारतीय 36,000 होता है, 13 39,000 होता है। ज्यादा टिपिकल तरीके से उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने लिखा एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ मोर देन 12%। आरपीएफ में एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन सैलरी के 12% से अधिक, किया कितना 13%, तो जुड़ेगा कितना
1%, क्योंकि 13% किया है तो 12 से ज़्यादा, तो 12 से कितना ज़्यादा है 1%। आप सैलरी, और सैलरी मतलब ओनली बेसिक सैलरी। हाँ, लेकिन गणित में यदि ये वर्ड लिख करके आता है जो कि अभी नहीं है, लेकिन यदि मान लो सर लिखा होता तो, हाँ लिखा होता तब ये सैलरी इसकी 3 लाख नहीं फिर 4,50,000 मानी जाती। तो ये डीए के बारे में ख्याल रखना है। व्हेनेवर कोई इंस्ट्रक्शन डीए के बारे में है तो ही डीए सैलरी में जोड़ने का। यदि कुछ भी लिखा नहीं है, या ऐसा ये देखो नहीं लिखा है, नहीं लिखा, अपनी तरफ से आपको ये मान करके चलना है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, डीए, ठीक है। और यदि वो इंक्लूड रहता है तो फिर यहाँ पर 4,50,000 की 1% फिर 4,500। एक चीज कभी भी ख्याल रखना, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तब उसके साथ साथ ये इसको भी बताएंगे। अब ये देखिए, अब ये है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ if more than 9.5%। बेटा इसके रूल्स है, आप स्टूडेंट्स को मैं बता रहा हूं, ये इनकम टैक्स के प्रोविजन है। उस कानून के अनुसार आरपीएफ की अमाउंट 12% तक माफ है, उसके ऊपर में टैक्सेबल होगी तो ये टैक्सेबल होगी। उसी तरह से ये आरपीएफ का पैसा जब जमा रहता है तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पर गवर्नमेंट के तरफ से हर साल ब्याज मिलता है। जो ब्याज मिला वो ब्याज यदि आपको 9.5% की दर से मिल रहा है या 9.5% तक माफ है, जो भी हो, आपके पैसे पर आपको कितना ब्याज मिला वो देख लो कि कितने परसेंट है। यदि वो 9.5% है तो माफ है, लेकिन उसके ऊपर है तो ज्यादा है। तो हमने क्या लिखा, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इफ मोर देन 9.5%। बट यहाँ पर कितना है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ एट द रेट